तो देखिए आज की क्लास में हम संगम काल पर डिस्कस कर रहे हैं। संगम काल काफी समय से आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये देखो, सबसे पहले तो संगम काल किस क्षेत्र का है? तो कृष्णा नदी है, आपकी कावेरी नदी है ना। और इधर आपका एक नदी पड़ेगी, क्या नाम है इसका, पेरियार नदी। ठीक है, इनके बीच का जो क्षेत्र है उसको हम संगम काल कहते हैं। अब इन तीनों ही क्षेत्रों में किन किन का राज है? देखो, चोल का राज है ऊपर की तरफ कावेरी से और ऊपर, और कृष्णा से नीचे। ठीक। चेर हैं आपके, ये जो पेरियार नदी आपको दिख रही है ना, इसके पश्चिम भाग की तरफ को या दक्षिण पश्चिम भाग को, और इसी नदी के उत्तर पश्चिम भाग को कावेरी और पेरियार नदी के बीच में कौन सा है? पांड्य राज्य। ठीक है, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं इनके। श्रीरंगम, ठीक, गंगई कोंडचोपुरम और मदुरई, ये देख लीजिएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम काल चेर, चोल और पांड्य शासन है। प्रायद्वीपीय भारत में के कृष्णा नदी के दक्षिण, नदी सही कर लीजिएगा, नदी का जो सही रूप है ये होता है। ठीक है, ये है नदी। प्रायद्वीपीय भारत के कृष्णा नदी के दक्षिण में तीन राज्य पांड्य, चेर व चोल थे। अब पांड्य, चेर और चोल बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे से हैं, और ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत छोटा कंटेंट है और इससे एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। और विशेषकर सांस्कृतिक महत्व जो है बहुत ज्यादा है इस काल का, तो वो संस्कृति संबंधी जो भी बातें आएंगी वो जरूर देखिएगा आप। इस युग को संगम युग कहा जाता है क्योंकि तीन जो अ, वंश हैं इस समय फले फूले जा रहे थे इस क्षेत्र में। चोल राजवंश जो है, या चोलों का जो चिन्ह है वो क्या है? बाघ है, चेर का धनुष है, और पांड्य का मछली है। मछली, धनुष और बाघ याद रखना है आपने। चोल का बाघ है, चेर का धनुष और पांड्य का मछली। ठीक। अब कैसे याद कर सकते हैं आप लोग? तो ध्यान दे लीजिएगा अपने हिसाब से, जैसा आप उसको मैनेज करते हैं याद करने के तरीके। चलिए, पांड्य राजवंश, इसका सर्वप्रथम उल्लेख मैगस्थनीज ने किया है। मैगस्थनीज कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप। कमेंट बॉक्स जब बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आपका चैट बॉक्स जो है, ठीक है, गूगल मीट का वो। और आप लोग आंसर देते नहीं हो, मैं बाद में चेक करता हूँ तो दिखता है कुछ किसी ने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रखा है। तो मैगस्थनीज कौन है ये आप आंसर दीजिएगा। यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा राज्य? पांडव राजवंश। पांड्य का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। इस राजवंश का आरंभिक उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। तो दो प्रमुख स्रोत मिल गए हैं इसके। पहला तो मैगस्थनीज की इंडिका, और दूसरा पढ़नी का अष्टाध्यायी। मैगस्थनीज ने इसे माबर के नाम से संबोधित किया है। किसको? पांड्य राजवंश को। यह संभवतः तमिलनाडु के त्रिरत्नवेली, रामानंद और मदुरै आदि में फैला हुआ था। राजधानी इसकी मदुरै है, और मदुरै काफी प्रसिद्ध क्षेत्र है तमिलनाडु का। तमिल परिषदों के सकलित इतिहास में इसका उल्लेख मिलता है। सकलित नहीं, संकलित इतिहास होगा ये। ठीक है। प्रमुख शासक कौन कौन है? देखो, नेडियोन 210 ईस्वी में। नेडियोन का शाब्दिक अर्थ होता है लंबा आदमी। तो संभवतः इसकी लंबाई के कारण इसका नाम लेडियोन नेडियोन रखा गया हो। इसने सबसे पहले समुद्र की पूजा आरंभ की। तो दक्षिण में समुद्र की पूजा आरंभ करने वाला सबसे पहला जो राजा था वो कौन था? पांड्य वंश का नेडियोन, याद रखना है। पाल पलशाले मुडुडुमी, ये दूसरे राजा हैं इसके। इसे प्रथम ऐतिहासिक पांड्य शासक कहा जाता है। पलशाले का शाब्दिक अर्थ होता है अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला। तो संभवतः इसने बहुत सारी यज्ञशालाएं बनाई होंगी, इसी वजह से इसका नाम पंचशाले पड़ गया। इसने माहेश्वर की उपाधि धारण की।
उपाधियां तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखनी है आपको। फिर नेंडू जेलियन इसे तलैया लंगानम का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसे याद रखना है आपने। तलैया लंगानम का युद्ध, इसमें पांड्य, चेओल और चेर शासकों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें इसने चोल और चेर शासकों के साथ साथ 5 और भी सामंत थे जो इस युद्ध में लड़े थे, उन सबको हराया था। कौन सा युद्ध है ये? तलैया लंगानम का युद्ध। तो तलैया लंगानम के युद्ध में नेंडू जेलियम ने चेर और चोल शासकों को पराजित किया था। और नेंडी जेलियम कौन है? पांड्य शासक। तलैया लंगानम 290 ईस्वी में लड़ा गया युद्ध था। इस युद्ध में चेर शासक क्षय, हाथी का आंख वाला जो था, मतलब हाथी की आंख लगाई थी ऐसा माना जाता है, इस राजा ने को बंदी बनाया। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य पर इसने, किसने? जो भी राजा हम पढ़ रहे हैं ना, पांड्य वंश का, नेंडू जेलियन ने तलैया लंगानम की उपाधि धारण की। तो तलैया लंगानम का युद्ध जीता तो उसी के नाम से उसने उपाधि धारण कर ली। इसके दरबार में नक्किर मामुंडी मारुदंड नामक एक विद्वान थे। नल्ली व कोडम, देखो नाम याद करना बहुत मुश्किल पड़ेगा आप लोगों को, आप थोड़ा सा समय दीजिएगा नाम याद करने के लिए, थोड़ा एफर्ट लगाइएगा। नल्ली व कोडम या कोडन, यह इस युग का अंतिम पांड्य शासक था और इसने रोम सम्राट अगसंड के दरबार में अपने राजदूत भेजा था। इसके शासनकाल का वर्णन नत्तनार की कविता में उपलब्ध होता है। इसका प्रतीक चिन्ह था कार्प, एक प्रकार की मछली। ठीक है, किसका प्रतीक चिन्ह है ये? पांड्यों का। चोल राजवंश में हम आते हैं अब। देखो बहुत ज्यादा नहीं था, आपको बस मैं फिर से कह रहा हूँ, छोट बहुत कम है, बहुत ही कम, उतना याद कर लो वही बहुत है। ठीक, यह राज्य पेरियार व वेल्लारू नदियों के मध्य स्थित है। इनका राजनीतिक केंद्र जो है पुरैयूर, पेरियार नाम से याद रखना, जो कि उस समय सूती वस्त्रों के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था, वो है। आरंभ में इसे चोल मंडल या मंडलम कहा जाता था, बाद में। और इसका राशि चिन्ह जो है बाघ है। पांडे का राशि चिन्ह मछली था, इसका क्या है? बाघ है। और चेर का क्या है? तीर। और वपहर्रे इलन जेत चेन्नी इस वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। नाम आपको याद करना बहुत कठिन पड़ेगा इसका, तो फिर वही बात है कि आप पढ़िए और याद कीजिए। और वपहर्रे इलन जेत चेन्नी इस वंश के प्रथम ऐतिहासिक शासक थे और इसकी राजधानी उदयपुर, ठीक है, उदयपुर भी बोलते हैं, उदयपुर भी है, मानी जाती है। और उदयपुर जो है वो क्या है? सूती वस्त्र के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, अभी अभी आपको बताया था। इसके पास युद्ध हेतु सुंदर रथ थे। तो सुंदर रथ किसके पास थे? ऐसे प्रश्न तो शायद ही एग्जाम में पूछे आते हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। दूसरी सदी ईसा पूर्व में एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। तो ये याद रख लेना आप कि किसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? तो चोल ने प्राप्त की, विजय याद रखना है। और कौन थे चोल के राजा उस समय? एलारा थे। करिकाल, अब करिकाल नाम याद रखो आप। ठीक, करिकाल का शाब्दिक अर्थ होता है पांव जला व्यक्ति। इसने भी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की तथा कावेरीपट्टनम नामक नगर की स्थापना की। कावेरीपट्टनम नामक नगर की स्थापना किसने की? तो याद रखना है करिकाल ने, और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। इसकी पुत्री आदि नंदी के विषय में जानकारी सिलपप्पा अधिकारम से प्राप्त होती है, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। आदि नंदी का विवाह चेर राजकुमार आता नेल्ली के साथ हुआ था। अब देखो, चोल राजकुमारी है आदि नंदी,
जिसका विवाह किसके साथ हो रहा है? चेर राजकुमार के साथ हो रहा है, तो संभवतः उस समय चोल और चेर के बीच अच्छे संबंध रहे होंगे। और अभी अभी आपने पढ़ा भी था कि इन दोनों ने मिलकर के पांड्य शासक के खिलाफ लड़ाई की थी, जिसमें वो हार गए थे। कौन सा युद्ध था वो? तेलैया रंगम का। ठीक है, नाम थोड़े से अटपटे से हैं, आप देख लीजिए। कावेरीपट्टनम को व्यापार और वाणिज्य का बहुत ही बड़ा केंद्र बनाया गया और आज भी है। यहाँ स्थित गोडीवाड़ा नामक बंदरगाह अत्यधिक प्रचलित है। ठीक। पेरुनार किल्ली, यह इस वंश का पराक्रमी राजा कहलाता है। पराक्रमी, ये गलत लिखा हुआ है, ये सही ये लिखा हुआ है। ठीक। पराक्रमी राजा कहलाता है और एकमात्र राजा है जिसने राजसूय यज्ञ कराया था। ठीक। राजसूय यज्ञ क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये सब आपको बता रखा है। रिकॉल कीजिए, नहीं रिकॉल हो रहा है तो अपने नोट्स को देखिए। शेष गणांक, ये अगला राजा है। ऐसा माना जाता है कि यह पूर्व जन्म में मकड़ा था। इसने अपने पूरे या संपूर्ण राज्यों में शैव मंदिरों का निर्माण कराया। तो कौन चोल शासक था जिसने अपने शासन काल में शैव मंदिरों का निर्माण कराया? तो शेष गणांक याद रखना है। जैसे शिव जी के गले में रहता है ना शेष नाग, ठीक है, तो उसके नाम से याद रखना है शेष गला, मतलब गणांक। ठीक है, इसी ने शिव मंदिरों का निर्माण कराया। कल्ली वालिड नामक पुस्तक के अनुसार इसने चोल राजा करिकाल को पराजित कर बंदी बना लिया था। चोल साम्राज्य का ये मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक होगी है यहाँ पर। ये चेर राजा होगा, चोल नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो खुद चोल राजा है, तो ये थोड़ी चोल को कोई बंदी बनाएगा। अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ ठीक। हाँ तो मिस्टेक, हाँ इसने इससे पहले जो राजा थे उसको बनाया होगा कोई। करिकाल जो थे ये, इनको बंदी बनाया होगा इसने। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, सही है। तो इसने क्या किया, चोल राजा जो इससे पहले के राजा थे करिकाल, उनको पराजित करके बंदी बना लिया। चोल साम्राज्य में सबसे अधिक सूती कपड़ों का व्यापार होता था, बताया भी है ना। कावरीपट्टनम बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र भी है और इनकी जो राजधानी थी वो भी खुद क्या सूती वस्त्रों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। इनके पास पास कुशल नौसेना थी, निश्चित रूप से, क्योंकि नदी के किनारे है, समुद्र के किनारे। अभी आपने पढ़ा भी कि चोल राजाओं में दो चोल राजा थे जिन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया। तो इसका मतलब ये है कि श्रीलंका जाने के लिए तो इनको नौसेना की जरूरत पड़ेगी ना, है ना। तो उसके लिए क्या है, इनके पास कैसी सेना थी? कुशल नौसेना थी। अब आते हैं हम चेर राजवंश में। देखिए कितना जल्दी खत्म हो गया है हमारा, है ना, ज्यादा नहीं है। कुछ स्रोतों के अनुसार चेर राजवंश को संगम काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काल कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? तो चेर राजवंश जो है इस संगम काल का सबसे प्रसिद्ध काल कहलाता है। और एथरेन ब्राह्मण से ये साक्ष्य मिलते हैं कि चेरपाद शब्द का प्रयोग उसमें प्राप्त हुआ। कौन से ग्रंथ से मिलते हैं? ऐतरेय ब्राह्मण। अशोक के वृहत शिलालेख में चेरों का उल्लेख केरल पुत्र के रूप में प्राप्त होता है। केरल के आसपास के क्षेत्र में इनका राज्य था, तो केरल पुत्र कहलाना इनका लाजमी है। चेर शब्द की उत्पत्ति तमिल शब्द के चेरल अथवा चरल से हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वतीय क्षेत्र। और चेर राजाओं को चेरल तन्न कहा जाता है। तंत्र, चेरल तंत्र कहा जाता है। उसका अर्थ होता है पर्वतीय देश के स्वामी। तो चेरल मतलब पर्वतीय देश, ठीक। और चेरल तंत्र मतलब जो उसका स्वामी हो उसको चेरल तंत्र। इसका राज की चिन्ह धनुष था। अब राजा कौन कौन है देखो। उदयन, जेरल। इससे पहले आपने उदयन नाम सुना था, उदयन नाम था, वैसे उदयन तो नहीं था। उदयन का नाम सुना था। कौन था वो? अजातशत्रु का पुत्र था जिसने कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। ऐसी मान्यता है कि कुरुक्षेत्र में इन्होंने सभी राजाओं को भोजन कराया तथा जिस कारण इन्हें महाभोजक उदयजेरल कहा गया।
कौन सी उपाधि मिली है इनको? महाभोजक की, उदय जेरल। ठीक है, महाभोजक उदय जेरल की उपाधि इनको मिली है। नेदुन जेरल आदन, ये दूसरे राजा हैं यहाँ के। इसने मदुरई को अपनी राजधानी बनाया। ठीक, तो मदुरई को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया है? नेदुल नेदुन जेरल आदन ने। अधिराज की उपाधि धारण की इन्होंने। ठीक है, और इसके बाद हिमालय क्षेत्र पर विजय भी प्राप्त की। इसका संघर्ष चोल शासक इलनजेतचेन्नी से हुआ था, और ये नाम तो इतना अटपटा सा है कि बोला भी नहीं जाता है। इस संघर्ष में दोनों राजाओं की मृत्यु हो गई। सशब्द आप चीजों को याद कर लीजिएगा, ज्यादा इसमें मैं समझाने लायक कुछ है भी नहीं है ऐसा खास। इस समय में कदम्बू नामक एक जनजाति, नाम याद रखेंगे, कदम्बू नामक एक जनजाति, ठीक, व्यापार कार्यों में हस्तक्षेप किया करती थी। और अब आते हैं तीसरे राजा पर, कुट्टवन नाम है इनका। पलैया ने शेल कैलू कुट्टवन इनका पूरा नाम है। यह नेदून जेरल का भाई था, जिसने एक कोंगू के युद्ध में पूर्व और पश्चिम समुद्र तक विस्तारित किया था। ठीक है, तथा अधिराज की उपाधि धारण की। सेनगुट्टू वन अथवा धर्मपरायण कुट्टूवन, ये इसके चौथे शासक हैं। और इसे लाल या भला चेर भी कहा जाता है। तो जो भी उपाधियां हैं वो याद कर लो, बाकी तो इम्पोर्टेंट कुछ लगने रहते हैं। ये सभी चेर राजाओं में सर्वविख्यात था, और इसने भी अधिराज की उपाधि धारण की। तो अधिकतर लोग अधिराज की उपाधि धारण कर रहे हैं। ठीक है, और आपको मैं उत्तर वैदिक काल में पढ़ा चुका था कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो राजा लोग होते थे उनको क्या पुकारा जाता था, कौन सी उपाधि उनके पास होती थी, सम्राट होती थी, राजा होती थी। तो कहाँ, किस दिशा के किस राजा के पास कौन सी उपाधि होती थी, ये आपको याद करना है। ठीक, कि विराट किसे कहते थे, ठीक, सम्राट किसे कहते थे, राजा किसे कहते थे, महाराज किसे कहते थे, ये सब कुछ। ये पत्नी पूजा प्रारंभ कराया, सॉरी, इसने पत्नी पूजा प्रारंभ कराई। पत्नी मतलब पत्नी होती फिर, ठीक है, जिसे कंड कन्नगी पूजा भी कहा जाता है। कर्णगी पूजा भी कहा गया है इसको। इसका उल्लेख दशगीत पुस्तक में मिलता है। दशगीत पुस्तक किसने लिखी है, ये क्वेश्चन है, आप लोग को सर्च कीजिएगा, दशगीत पुस्तक किसकी है। इसने बलिपुरम के युद्ध में 9 चोल शासकों को हराया था। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन चेर शासक था जिसने 9 चोल शासकों को हराया, और कहाँ हराया, बलिपुरम के युद्ध में। और किसने हराया, नाम देख लीजिए आप, सेनगुट्टूवन अथवा धर्मपरायण गुट्टूवन। और साथ ही में कदम्बू नामक जनजाति का विनाश भी कर दिया। मैंने बताया था आपको कि कदम्बू नामक जनजाति जो थी वो क्या कर रही थी, व्यापार में हस्तक्षेप कर रही थी बहुत ज्यादा, तो इनका विनाश ही कर डाला। और ये एक बहुत प्रतापी राजा थे। और इस विशाल विजय के उपरांत इसने कतलापिकोतीय, समुद्र को पीछे हटाने वाला, जिसका अर्थ है ना, कल्पिकोतीय नामक उपाधि इसने धारण की। पेरुंजेरल इरपोरई 190 ईस्वी, यह नेदुनजेरल का पुत्र था। और इसने क्या किया, तो देखिए, नेदुनजेरल के पुत्र पेरुंजेरल हैं, जिसने की दक्षिण में गन्ने की खेती का आरंभ किया। यह चोल शासक करिकाल का समकालीन था। और बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं है। बाकी एक लास्ट शासक इसका जो है, कुडक्को इलम्पजेरल इनरुपोरी, ये इसके अंतिम शासक हैं। इसके साम्राज्य में गोल मिर्च उगाने का विशेष प्रचलन था मलमल व रेशम की पैदावार भी अधिक होती थी। मोती एवं अन्य रत्नों का निर्यात पश्चिमी देशों में अधिक होता था। ऐसा माना जाता है कि उनका सूती कपड़ा और सांप के केचुली जैसा पतला होता था। मुख्य तथ्य देखिए क्या क्या है इसके, बहुत ज्यादा नहीं है, तथ्य कमी है। पहला तथ्य आपका है
पारगमन शुल्क, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो शुल्क लिया जाता है घूमने फिरने का ना, उसको पारगमन बोलते हैं। सौदागरों द्वारा माल को ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह घूमने पर यह शुल्क लिया जाता था। खेतों में धान, रागी, ईख आदि की उपज होती थी। कावेरी डेल्टा की जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता था, उतनी जमीन में 7 आदमियों का पेट आसानी से भर जाता था। इतनी उपजाऊ जमीन थी वो। तमिल प्रदेश में अनाज, फल, गोल मिर्च आदि, हल्दी बहुतायत में होती थी। और सेना में बैल जुड़े रथ, हाथी, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। करिकाल ने एक कवि को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी हैं पुरस्कार में। इसके अतिरिक्त कवियों को नगद भूमि, रथ, घोड़े आदि दिए जाते थे। सेना अध्यक्षों को एनआरडी की उपाधि, ये याद करिएगा आप। एनआरडी की उपाधि, एनआरडी मतलब क्या है? सेना अध्यक्ष। ब्राह्मणों को सुब्रमण्य और स्थानीय देवता को मुरुगन, ये मुरुगन स्वामी तो आपने सुना ही होगा नाम काफी, मुरुगन स्वामी कहा था। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा चेल, चोर और पांड्य आदि काल का था, मतलब बहुत पुराना था। अब हम पढ़ रहे हैं कि 9 से 12वीं शताब्दी के बीच में भी ये हुए हैं चोल साम्राज्य। देखिए, इस वंश ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पर शासन किया और इसके समकालीन साम्राज्य राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और पांड्य थे। अब आपके लिए राष्ट्रकूट जो है वो नए आ रहे हैं, और राष्ट्रकूट राजाओं ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया है, तो उसको देख लीजिएगा अभी। हाँ, आज ही पढ़ेंगे इसको हम। चोल साम्राज्य का आरंभिक इतिहास ये है कि ये संगम काल से ही चला आ रहा था, कभी ज्यादा कभी कम होता रहा ये। विजयालय, इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय द्वारा मानी जाती है। ठीक है, और ये विजयालय कौन था? ये पल्लवों का एक सामंत था। इसने पांड्य शासकों से तंजौर को जीतकर अपनी राजधानी उरैयूर से तंजौर स्थापित की, और नरकेसरी की उपाधि इसने धारण की। किसने? विजयालय ने। फिर है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। फिर है परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ने मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। मदुरई तो क्षेत्र का नाम है, कोंड हो गया। इसके समय में तक्कोलम का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, और ये युद्ध जो है इसमें राष्ट्रकूट शासन कृष्ण तृतीय तथा पारंकत प्रथम के मध्य हुआ। ठीक है, राष्ट्रकूट पढ़ेंगे अब इसके आगे, जिसमें परांकत की हार हो गई थी, तो कृष्ण तृतीय ने इसको हरा दिया था। तो हम मान सकते हैं कि कृष्ण तृतीय जो रहा होगा ये एक। चलिए, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो वीडियो देख लेना इसके बाद में। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी नहीं। अब आते हैं राज प्रथम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कौन है ये बताइए? चालुक्य राजा है, चोल राजा है, या पांड्य राजा है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। इनका वास्तविक नाम जो था अरिमोलीवर्मन था, अरिमोलीवर्मन, और इन्होंने राज की उपाधि धारण की थी। इसने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया, मतलब कि जो राजा की बात मानेगा तो ठीक, वरना फिर उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा ऐसे। ठीक है, और अब आपको ये याद रखना है कि लौह, मतलब रिकॉल करना है कि लौह एवं रक्त की नीति किस मध्यकालीन शासक ने अपनाई थी। ठीक है, उपाधि कौन कौन सी थी इसका? देखो, राज की थी, शिवपाद शेखर की थी, मांड्य मांडलूर शाल की रूत की थी, है ना। इसने त्रिवेंद्रम में चेरों की नौसेना को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, और मदुरई पर आक्रमण कर पांड्य राजा को बंदी बना लिया था। तो देखो कितना प्रतापी राजा ही रहा होगा। इसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसने अपनी राजधानी अनुराधापुर के स्थान पर, यहाँ पर फिर ये चेंज कर रहा है, अनुराधापुर के स्थान पर पोलनरुआ स्थानांतरित कर दी तथा उसे जगन्नाथ मंगलम के नाम से संबोधित किया। अब जो महत्वपूर्ण है राज राजेश्वर के लिए, कि इन्होंने क्या बनाया था? एक बहुत अच्छा मंदिर बनाया इन्होंने, विश्व प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, और ये मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु के तंजौर में है।
ठीक है। और तंजौर का पुराना नाम क्या है? तंजावुर, जो कि पूर्ण रूप से ग्रेनाइट द्वारा बनाया गया है। और ये मंदिर जो है ये ग्लोबल इंडेक्स में आता है, जीआई में आता है। ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसका नाम राज राजेश्वर मंदिर भी है। क्यों है? क्योंकि ये राज राजेश्वर ने बनाया था ना, राजा के नाम पर इसका नाम राज राजेश्वर है। तो कोई पूछे आपसे राज राजेश्वर मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर, तो एक ही है। निर्माण हुआ था इसका 10 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी, हाँ। और अब ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। राजेंद्र प्रथम, इसने पांड्य और चेर राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उपाधि कौन सी धारण की? गंगेकोंड चोल, वीर राजेंद्र, मुडिगोंड चोल आदि। ठीक है। इसने कलिंग व बंगाल पर विजय प्राप्त की। इसके बाद गंगेकोंड चोलपुरम नामक एक नगर भी स्थापित किया इसने। तो ये जिसने भी कोई नगर स्थापित किया होता है उसका नाम याद कर लें आप लोग। कहाँ पर किया? कावेरी के तट पर इसको अपनी राजधानी बनाया। महत्वपूर्ण है क्या इसमें? देखो, इस समय श्री विजय साम्राज्य, मलया प्रायद्वीप, जावा व सुमात्रा आदि सत्ता थी, वह फैला हुआ था। इसका शासक शैलेंद्र बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है। तो एक विजय साम्राज्य की बात कर रहे हैं जो कि जावा, सुमात्रा आदि क्षेत्रों में फैला हुआ था, और उसका शासक कौन था? शैलेंद्र था। और शैलेंद्र जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और उसने नागपट्टनम में बौद्ध विहार की स्थापना की, जिस हेतु राजेंद्र प्रथम ने इसको एक गांव भी दान में दिया था। राजाधिराज प्रथम उपाधि धारण की इन्होंने विजय राजेंद्र की। राजेंद्र देव द्वितीय राजकेसरी के नाम से जाने जाते हैं। 1070 यानी कि 1077 ईस्वी में चोल शासकों की ओर से 70 व्यापारियों का एक संघ या दूत मंडल चीन भेजा गया। मुख्य तथ्य क्या है इसके? देखो, इसमें कुछ विशेष विद्वान रहे हैं इस समय में, और इनको त्रिरत्न कहा जाता है। त्रिरत्न कौन है? पंपा, पोन्ना और रत्ना। पंपा, पोन्ना और रत्ना। तो पप और हो गया ना ये आपका, ठीक है ना। आदि पुराण के रचयिता है पंपा, पोन्ना है शांति पुराण के रचयिता, और रत्ना है आपके अजित पुराण के रचयिता। 11वीं सदी में तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन है? कंबन, ओट्टुकु और पुगालिंदी। ये तो नहीं, लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट है आपके। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंपा, पुन्ना और रत्ना, ये बिल्कुल आप बाय हार्ट कर लीजिएगा। कंबन ने रामायण का तमिल में अनुवाद किया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पूछा जा सकता है कि रामायण का तमिल में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो कंबन है। इसी कारण इस युग को तमिल साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा गया है। किस युग को? ये संगम युग जो रहा। इस काल में द्रविड़ शैली की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी, जिसका प्रमुख कारण था कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर कहाँ है? कांचीपुरम में है। और गंगे चोलपुरम का मंदिर है गंगे कोंड चोलपुरम में। स्थापत्य कला एक और शैली विमान शैली भी थी। ठीक, एक तो थी आपकी कांचीपुरम शैली, द्रविड़ शैली, एक थी आपकी विमान शैली। इसके अनुसार क्या होता था कि 5 से 7 मंजिल का मंदिर होता था, और उस मंदिर में एक गर्भगृह होता है जहां पर भगवान की मूर्ति स्थापित किया जाती। उत्तर भारत के तात्कालिक राजवंश हैं पाल, प्रतिहार और राष्ट्र। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो दक्षिण भारत के राजवंश थे। अब हम पढ़ेंगे उत्तर भारत के राजवंश, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। इम्पोर्टेंट है, विशेषकर इनमें जो राष्ट्रकूट है वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि उन्होंने कुछ जो सांस्कृतिक विरासतें हैं उनका निर्माण भी करवाया था। ठीक है ना। चलिए फिर इसको कल डिस्कस करेंगे, लंबा ही है टॉपिक अभी। आज के लिए इतना ही करते हैं, और आप सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। बहुत बहुत आराम कीजिए अब आप लोग, और पढ़िए अच्छे से। जितना पढ़ा दिया गया उसको रिवाइज कीजिए।